नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से एंजल्स की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से वैदिक एज में ऋग्वैदिक एज में जो सभ्यता बिल्कुल घास फूस के मकानों में, झोपड़ियों में और एक ग्रामीण सभ्यता थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते काफी उन्नतशील हो गई थी। वही सभ्यता आगे बढ़कर किस तरह से कुछ सनातनी और कुछ गैर सनातनी जनपद और महाजनपद बने, हम उस पर विचार करेंगे, इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 4 वेद, जीवन की 4 अवस्थाएं हमने सीखी थी, भूलना नहीं है। और हमने ये भी जाना था कि आर्यों के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं उनके मूल निवास स्थान के बारे में, लेकिन एक बात निश्चित है कि वे सबसे पहले माइनर एशिया से लेकर के अफगानिस्तान तक और भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर तक पहले, और बाद में दोआब के क्षेत्र में और मध्य भारत के क्षेत्र में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं महाजनपद और विशेषकर मगध का साम्राज्यवाद, किस तरह से मगध ने अपने आप को शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित कर लिया, और किस तरह से दूसरे छोटे जनपदों को और महाजनपदों को मगध ने अपनी शक्ति के कारण दबाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है आज के मानचित्र के अनुसार कि ये 16 महाजनपद कहां कहां थे। तो आइए मैं लिए चलता हूं आपका, पहले उनके नाम जानते हैं और फिर मैं आपको लिए चलूंगा मानचित्र पर। तो सबसे पहले 16 महाजनपदों के नाम: गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, ये आपका अपना क्षेत्र, मथुरा और आगरा के आसपास का ये वो क्षेत्र, ये उस समय जाना जाता था सूरसेन के नाम से। कुरु, पांचाल, कौशाला, काशी, वत्स, मल्ल, वजी, अंग, मगध, चेदी, अवंती और अस्मक। अस्मक आजकल का महाराष्ट्र, अवंती आजकल का मध्य प्रदेश। तो आप देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में से 7 तो आपके उत्तर प्रदेश में ही थे। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। भारत के मानचित्र पर हम आपको पहले लिए चलते हैं गांधार, तक्षशिला, वो पाकिस्तान और कश्मीर में फैला हुआ था, जहां से सिकंदर आक्रमण के समय हिंदुकुश पर्वत पार करने के बाद उन छोटे छोटे पहाड़ी कबीलों पर विजय प्राप्त करने के बाद किस तरह से डर के मारे सबसे पहले गांधार के राजकुमार ने उससे एक तरह से भीख मांगी, संधि करी, ताकि दूसरे महाजनपदों को वो उन पे शासन कर सके सिकंदर की सहायता से। तो आइए पहले मैं आपको मानचित्र पर एक एक करके दिखाता हूं। गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, वो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, याद कीजिए चाणक्य हम आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त,
लेकिन फिलहाल आप देखिए कुरु, पंचाल, याद कीजिए आज से करीब 3400 साल पहले महाभारत और पांचाली आपको याद आ रही होगी, यही वो क्षेत्र है पंचाल। नीचे आइए, सूरसेन आपने देख लिया। मत्स्य, मत्स्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन में हमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता और हम मत्स्य को हमेशा एक ऐसा राज्य समझते थे कि वो कहीं पर समुद्र के किनारे होगा और हम अक्सर उसे गुजरात या महाराष्ट्र में ढूंढने चले जाते थे, लेकिन बार बार अध्यापक के डांटने के बाद भी हम याद नहीं कर पाए थे कि मत्स्य आजकल का राजस्थान है, जिसे मारू के नाम से भी जाना गया। तो समय समय पर इसका नाम बदलता रहा है, एक समय मत्स्य, एक समय मारू और आज राजस्थान। मरुस्थल, आज भी हम उसको मरुस्थल भी बोलते हैं, तो ये मारू शब्द वहां से चला आ रहा है। लेकिन मत्स्य के नीचे अवंती, और फिर आ जाइए महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, असमक, चेदी, आगे आइए काशी, ऊपर अगर हम चले फिर से अपने उत्तर प्रदेश में, अगर हम आ जाएं अयोध्या के पास आप चलिए, काशी गंगा किनारे, और फिर हम आ गए अंग। पहले देख लेते हैं अंग क्यों ज्यादा प्रभाव में रहा मगध के। अब आपको उसकी भौगोलिक स्थिति से समझ में आ जाएगा कि मगध हमेशा अंग को इतना ज्यादा दबाकर क्यों रखता था, क्योंकि अंग बहुत छोटा और मगध के बहुत ज्यादा पास था और उस पर आक्रमण करने के लिए किसी ज्यादा बड़ी नदी को भी पार नहीं करना था, तो बड़ा आसान था मगध के लिए अंग को दबाना। ये अंग का जिक्र एक जगह महाभारत में भी कर्ण के संदर्भ में आता है। अब मगध की वो भौगोलिक स्थिति देखिए आप, क्यों ये महाजनपद उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। आप देखिए कि मगध ने धीरे धीरे जब अपनी शक्ति का विस्तार किया, अपने राज्य का विस्तार किया, तो धीरे धीरे ये सभी नदियां जो उस समय, क्योंकि कृषि ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता और जिसके पास जितनी ज्यादा कृषि की उपज या पशुधन, वो उतना ही अमीर महाजनपद हुआ करता। तो इससे आपको मगध की भौगोलिक स्थिति से पता चल जाएगा कि मगध धीरे धीरे इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से मौर्य काल का आरंभ हुआ, लेकिन उससे पहले हमें मौर्यों से पहले पूरा उत्तरी भारत किस तरह से 16 महाजनपदों में बंटकर क्यों सबसे शक्तिशाली उस समय मगध था, और उस समय के जो बौद्ध साहित्यकार और जैन साहित्यकार हैं, उन्होंने किस तरह से भारत के इतिहास को किस तरह से उन्होंने समृद्ध बनाया है। और केवल हम जैन और बौद्ध की ही बात ना करें, बल्कि वे सभी गैर सनातनी छोटे छोटे राज्य और वो परंपराएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि सनातनी परंपराएं महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते, एक इतिहास के अध्यापक के नाते हम सब इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये छोटे और कमजोर राज्यों को या तो मजबूत शासकों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, या धीरे धीरे किस तरह से वे खत्म हो गए, ये सब हमें बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों से भी मिलता है, वहां से भी हमें पता चलता है। हम वत्स, अवंती, कौशल सभी के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन सबसे शक्तिशाली मगध को सबसे पहले बात करते हैं।
छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत की सभी राजनीतिक शक्तियों में मगध सबसे शक्तिशाली था। आप याद कीजिए, जरासंध महाभारत काल में, आप याद कीजिए वृत्रथ, और सही बात तो यह है कि वृत्रथ ही मगध का संस्थापक था। फिर भी स्थापना का श्रेय उचित तौर पर बिंबिसार और अजातशत्रु को इसलिए जाना चाहिए कि वृत्रथ और जरासंध के समय मगध उतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। आप याद कीजिए कि उस समय हस्तिनापुर का डोमिनेंस था, लेकिन आगे चल के किस तरह से बिंबिसार और विशेषकर अजातशत्रु ने मगध को इतना शक्तिशाली बना दिया। उसने अपनी जो युद्ध विजय नीति अपनाई थी अजातशत्रु ने, उसका नाम ही अजातशत्रु पड़ गया था। इतिहासकार उसे अजातशत्रु के नाम से इसीलिए जानते हैं। तो हम इन सब की बात करेंगे आज, लेकिन निश्चित रूप से हम यहां तक पहुंचने के लिए हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि जो किंगडम्स हुआ करते, जैसा कि हमने देखा था कि किंग सबसे पावरफुल व्यक्ति हुआ करता उसमें, और ये जान लेना यहां पर आवश्यक है कि उसकी जो काउंसिल हुआ करती एडवाइजर्स की, उसमें पुरोहित और अमात्य बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते। तो उस समय कॉइन्स की शुरुआत हो चुकी थी उस समय के भारत में, और कर्षपन, निक्ष, स्वर्ण कॉइन जो है वो यूज में थी। और इन्हीं किंगडम्स में किंग जो है, द किंग हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स वॉज कलेक्टेड एज टैक्स विच वॉज पेड इन काइंड और कैश। दोनों तरह से उस समय तक टैक्स एक्सेप्ट किया जाता था। आप चाहें तो काइंड में दे दें, आप चाहें तो कैश में दे दें, लेकिन 1/6 टैक्स देना होता था। पार्ट ऑफ द इनकम वॉज स्पेंट ऑन द किंग हिमसेल्फ। किंग पे ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ करता, सही बात तो ये है, लेकिन उसकी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, पेमेंट्स फॉर द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी, और पैसा तो वैसे रास्ते बनाने पर, कुएं खुदवाने पर, कैनाल्स बनवाने पर और ब्रह्मानास बनवाने पर भी खर्च किया जाता था। देखिए, रिपब्लिक का उस समय प्रचलन हो चुका था, लेकिन रिपब्लिक के उस समय के शब्द को आप आज जैसा ना समझें। आज के संदर्भ में रिपब्लिक शब्द को आप जिस तरह से लेते हैं, उस समय का रिपब्लिक वैसा नहीं था। फिर भी उस समय के रिपब्लिक के बारे में जानना आवश्यक है। इट हैड नो किंग, द रिपब्लिक हैड नो किंग। People had active participation in politics and administration of the republic. We can say that the republic was ruled by a group of people chosen by the common people themselves. Democracy कुछ हद तक उस समय भी थी। Decisions were taken by a majority vote. Several assemblies were set up to discuss important matters, and members of these assemblies were also elected by people. देखिए, यहां
रिपब्लिक और किंगडम में डिफरेंस जान लेना बहुत जरूरी है। वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ किंगडम। अ रिपब्लिक इज रूल्ड बाय लॉ, अ डेमोक्रेसी is ruled by majority, but a kingdom is ruled by a king, by hereditary। अगर आप इतना समझ गए, अगर ये आपकी समझ में आ गया है कि डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ किंगडम, ये 4 डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम आपको एक टेबल दिखाएंगे 4 डिफरेंसेस की, ध्यान दीजिएगा। रिपब्लिक और किंगडम में जो 4 डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैंने बताया कि अ रिपब्लिक इज रूल्ड बाय लॉ, whereas a kingdom is ruled by a king and by hereditary, राजा के बाद बेटा। In a republic, the assembly of people frames laws, but in a kingdom, the king is the supreme authority। A republic has a democratic setup, but a kingdom has a despotic setup। And in a republic, the resources are spent on the welfare of the people, but in a kingdom, the king has the authority to spend the resources। तो इन दोनों बातों के मद्देनजर अब मगध की स्थिति को जानना ज्यादा रोचक होगा, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मगध के बारे में, जिसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि वृद्धरथ ने करी, जिसमें जरासंध जैसा शक्तिशाली राजा हुआ और जिसमें आगे चलकर हर्यक बिंबिसार, और हम बड़ा कंफ्यूज रहा करते बिंबिसार और बिंदुसार में। देखिए, ये फिर से एक ध्यान देने वाली बात है कि बिंबिसार 547 बीसी के आसपास हुए हैं। वो चंद्रगुप्त से बहुत पहले हुए हैं, जबकि बिंदुसार तो चंद्रगुप्त के बेटे थे। तो दोनों को अलग अलग देखिएगा। ये मैं बचपन की अपनी कमजोरियां आपके सामने रख रहा हूं, जिनमें हमें कंफ्यूजन हुआ करता, आपको नहीं होना चाहिए। बिंबिसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़े दक्ष इस तरह से थे कि वो वैवाहिक संबंध बड़े सोच समझकर उन्होंने बनाए, और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने ये देखकर शादी करी कि कहां शादी करने से मगध शक्तिशाली होगा। कौशल के प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी उनकी पटरानी थी। मशहूर लिच्छवी प्रमुख वैशाली की चेतक की पुत्री चेलना उसकी दूसरी पत्नी थी, और पंजाब के मद्र पुत्री खेमा उसकी तीसरी पत्नी थी। कौशल से आई पत्नी अपने साथ दहेज में काशी लाई थी। बिंबिसार कई सैनिक अभियान किए उन्होंने, राज्य की सीमा वृद्धि करी। वो अंग के ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया था उन्होंने। लेकिन अधिकतर जो उन्होंने शक्ति बढ़ाई वो वैवाहिक रिश्तों से, मित्रता से बढ़ाई। कहीं कहीं उन्होंने विजय अभियान भी अपना आगे बढ़ाया, और इस तरह से मगध एक शक्तिशाली राजा यहां, मगध एक शक्तिशाली राज्य यहां। आपको ये बात याद रहेगी कि विजय नीति को अपनाया। उसने अपने मामा कौशल नरेश प्रसेनजीत के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। मामाओं के विरुद्ध भी कोई युद्ध करता है, लेकिन हमारी परंपरा रही है। कान्हा जी ने कंस को मारा, हमारी परंपरा रही है ये मामा मामा भांजों से लड़ते रहे हैं। और वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में
36 इकाइयों के गणतांत्रिक संघ को उन्होंने एक साथ हराया। वो संघर्ष लगभग 15 वर्ष चला, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई। और जैन और बौद्ध स्रोतों से अजातशत्रु के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। 166 वर्षों तक लगभग उनके उत्तराधिकारी राज्य करते रहे। अजातशत्रु ने इतना शक्तिशाली बना दिया था मगध को। इसके बाद धीरे धीरे हर वंश का अंत भी होता है, और उनका भी यही हुआ। शिशुनाग वंश के चंड प्रद्योत के एक उत्तराधिकारी प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिलाने के बाद शिशुनाग वंश ने साम्राज्य स्थापित कर लिया मगध के ऊपर, और नंद वंश के संस्थापक ने शिशुनाग के उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी, और इस तरह से स्थापित हुआ नंद वंश। मगध में नंद वंश की स्थापना 345 बीसी के आसपास हुई, और महापद्मनंद एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए। उसने विजय अभियान के द्वारा अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी भारत के क्षत्रिय राजवंशों को उन्होंने अधिकतर क्षत्रिय राजवंशों को हराया और उनके क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। ये वो समय था जब नंद वंश की एक समय पूरे भारत में तूती बोलने लगी थी, सभी डरने लगे थे। इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि दक्षिण में भी एक हिस्सा महापद्मनंद ने जीत लिया था। कुछ इतिहासकार इस पे सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ का ऐसा मानना है कि दक्षिण का भी एक हिस्सा उन्होंने जीता था। आप अंदाजा लगाइए कि सिकंदर महान के आक्रमण के समय आने वाले यूनानी लेखकों ने भी नंद वंश की विशालता के बारे में और उनकी महानता का जिक्र किया है। यहां महानता शब्द से अर्थ है शक्ति से। एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापद्मनंद ने 10 वर्ष के शासन के पश्चात उनके 8 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, लेकिन इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अंतिम जो शासक थे वो धनानंद थे। ये जो 8 उत्तराधिकारी थे, इनमें से अंतिम जो शासक थे वो धनानंद थे। और हम और आप सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जब सिकंदर ने भी आक्रमण किया तो उस समय वो नंद वंश की शक्ति से, धनानंद से डरता था और वहां तक आक्रमण करने में वो हिचक रहा था। ये वही समय था जब चंद्रगुप्त और चाणक्य पूरे भारत को संगठित करने में लगे थे, और वो दोनों को ही भारत का दुश्मन मानते थे। एक बाहर से आया हुआ दुश्मन और एक अंदर से ही दुश्मन का काम कर रहा था, क्योंकि धनानंद को विशेषकर पैसा लूटने के अलावा छोटे राज्यों से और कोई काम नहीं था। उसने छोटे छोटे सभी राज्यों से संधि कर रखी थी कि मैं आपको बाहर के आक्रमण से बचाऊंगा और इसके बदले आप मुझे टैक्स देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो केवल धन का भूखा था और उसे इन छोटे छोटे राज्यों के विकास में, उनकी उन्नति में मात्र जरा सी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह से हम सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ उस समय की स्थितियों के बारे में
सिकंदर कहां तक पहुंचा, कहां से वापस गया, क्यों वापस गया, इन कारणों पर प्रकाश डालने की आज मैं कोशिश करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे चंद्रगुप्त और दूसरे राजाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में और अजातशत्रु के बारे में नहीं जानेंगे तो ये उनकी महानता के साथ अन्याय होगा। हम निश्चित रूप से नंद वंश के बारे में, सिकंदर के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में जानेंगे, लेकिन आइए संक्षेप में थोड़ा सा मैं आपको बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में बता देता हूं। मगध came into prominence under the leadership of Bimbisar from 542 BC to 493 BC, who belonged to the Haryank dynasty. His capital was Rajgriha. He strengthened his position by marriage alliances. हम इस पे बात कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी शादियां करी, 4-5 शादियां करने का उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि मगध को किस तरह से शक्तिशाली बनाए, और वो एक जेनरस और टॉलरेंट रूलर थे। अजातशत्रु के बारे में हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको आगे भी बता दूं कि अजातशत्रु को he succeeded his father Bimbisar in about 493 BC, but he adopted a completely different policy. His policy was to defeat the kings of all other Mahajanapad, and he did not leave even his mama. He adopted the policy of expansion and defeated the kings of Koshan, attacked Vaishali, situated in the northern Bihar. It took him many years to capture it. Thus, he became the most powerful king of northern India. He also built the fortress of the village Patligram. पहले व्यक्ति हैं, ऐसा कहा जाता है, अजातशत्रु, जिन्होंने पाटलीग्राम के चारों तरफ किले की दीवारों की शुरुआत करी। वो अजातशत्रु थे जिन्होंने कैपिटल को मजबूती देना शुरू किया। ये बाद में पाटलिपुत्र और आजकल पटना के नाम से ये पाटलीग्राम जाना जाता है। और अंडर अजातशत्रु Magad became the most powerful kingdom in northern India. In religious traditions, Ajatashatru is remembered as a patron of Devdutt, the schematic cousin of Buddha, also as a friend of both Jains and Buddhists. Both Mahavir and Buddha are said to have died early in his reign. ऐसा राजा जिसके समय दोनों की मृत्यु हुई, महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के और बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इन दोनों की डेथ इन्हीं के समय पे हुई थी, अजातशत्रु के ही समय पे हुई थी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लेटर, बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह। आप अंदाजा लगाइए कि उस समय ये इतने ताकतवर थे कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के राज्य में हुआ करती थी। एंड दिस टुक डिसिप्लिनरी मेजर्स अगेंस्ट सर्टेन प्रोमिनेंट members of the church and compiled the holy scriptures. तो इस तरह से हमने बात करी अजातशत्रु के बारे में, लेकिन हमें उन दिनों की मगध की जिंदगी, उन दिनों के व्यापार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। Villages and towns. Agriculture had now replaced cattle rearing as the primary occupation of the people.
Land was either owned by village as a whole, or in some cases a tribal chief owned a large tract of land and hired labor to cultivate it. Land, while an important source of revenue for the state, was not only source of income. Towns had also come up and became centers of industry and trade. These had grown up out villages and had specialized in a particular field and soon turned into prosperous and economic centers. A number of such towns developed into cities, states, and kingdoms. Towns were also important to republics that also had a number of towns within their state. उस समय के अगर हम रिलीजन्स के बारे में बात करें तो द रिलीजन्स दैट वर फॉलोड अपार्ट फ्रॉम द सनातन देयर वर जैनिज्म and Buddhism. Jainism was started by Mahavir, who at the age of 30 renounced his family and became an ascetic. Society was divided into 4 varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishya and Shudra. ये हम पहले से ही जानते हैं. The nobles and priests enjoyed higher status and they were important rulers of the country and the leaders of the society. So, let's know about the trade. In the beginning, there were no coins, no money in the beginning. But in those days, people used to exchange goods, and this system was known as barter system. But it was not easy to buy and sell through the barter system because it was difficult to keep on carrying huge loads of things from one place to another, search for a customer and then exchange the things. In new methods of exchange came to be invented, it was a coin with a fixed value. Coins were usually made of silver, copper and were easy to carry. The introduction of coins facilitated the enhanced of scope of trade, and with increase in the use of coins, the number of traders increased. Tamralipiti, Sopara were the important seaports. Some of the chief rivers ports were Ayodhya, Kashi, Patliputra, Kosambi, Champa. They had good trade relations with the countries like Burma and Babylon. तो इस तरह से हमने देखा उन दिनों के विलेजेस, टाउन्स, हमने देखे उन दिनों के रिलीजन्स, ट्रेड कैसे हुआ करता. आइए एक वज्जी कन्फेडरेसी के बारे में और जान लेते हैं. क्या था ये वज्जी कन्फेडरेसी? Vajji was the most important republic. The Vajji state was formed by the union of 8 clans. That's why it was so important. Vajji was formed by the Vajji confederacy was formed by 8 clans, of whom the most famous was the Lichvis. Vaishali in Bihar was the capital of Vajji and was located in Muzaffarpur district of Bihar state. Vajji was a prosperous state in those days according to Buddhist and Jain texts. The Lichvis were Kshatriya, Mahavir and Buddha were also related to the Lichvis. As the Lichvis were a republic, they had no monarch. A popular assembly and elders met for the several sessions to take all decisions concerning the government after prolonged discussions by the majority opinion. So this way we know now about the Vajji confederacy. और इतना जानने के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे उस समय सिकंदर कहां पर पहुंचे हैं और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बारे में अब हम आपको बताने वाले. ईरानियों
के बाद आक्रमणकारियों में यूनानियों का ही स्थान आता है। इन्होंने बहुत आक्रमण किए और चौथी शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने इन्होंने शुरू किए और 324 ईस्वी पूर्व में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठा। 329 ईस्वी तक उसने एशिया माइनर से लेकर अफगानिस्तान तक समूचे फारस को जीत लिया था। उसने मई 327 ईस्वी पूर्व में हिंदू को पार कर लिया और शेष बचे साल में छोटे छोटे जो कबीले थे उन पर नियंत्रण किया। सिकंदर के आक्रमण से पहले उत्तर पश्चिमी भारत में कई छोटे छोटे मुखियों और स्वतंत्र कबीलों का शासन हुआ करता। वे घरेलू झगड़ों और निरंतर लड़ाइयों में अपनी शांति और संसाधनों पर बहुत खर्च किया करते और तक्षशिला के नरेश की पूर्वों से बहुत कट्टर दुश्मनी थी और पूर्वों से दुश्मनी के कारण कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपने पुत्र अंबी कुमार को सिकंदर से संधि करने भेजा, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि राजकुमार अंबिक अपने पिता की मर्जी के खिलाफ वहां गए और जाकर के संधि करी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन तक्षशिला के राजकुमार ने सिकंदर से संधि करी। दूसरे भारतीय राजाओं के विरुद्ध सहयोग का आश्वासन पाने के लिए उसने ये संधि करी और अटक से उद्गम की तरफ लगभग 10 मील जाकर ओहिंद में नावों के पुल की मदद से सिकंदर ने झेलम को पार किया। इस बीच तक्षशिला में यहां भी दो बातें सामने आती हैं, प्रामाणिक नहीं है। अंबिक कुमार के पिता की मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंबिक कुमार ने अपने पिता का मर्डर किया, जबकि कुछ का कहना है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो तो उस समय बाहर थे और जब वो पहुंचे तो उन्होंने राज्य संभाला। जो भी हो, सिचुएशन ये बनी कि संधि हो चुकी है और सिकंदर झेलम पार कर चुके हैं और इधर तक्षशिला में अब अंबिक राजा बन चुके हैं। अंबिक ने सिकंदर का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया था। यहां से सिकंदर ने पोरस को अधीनता स्वीकार करने के लिए पहली बार संदेश भेजा। पोरस, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहादुर राजा थे। उन्होंने सिकंदर की बात नहीं मानी तो हिडप्सस का युद्ध हुआ। सिकंदर अपनी टुकड़ी के साथ हिडप्सस शब्द झेलम का ही दूसरा नाम है। हिडप्सस यूनानी इस नदी को हिडप्सस के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना नाम रख रखा था और हम इस नदी को झेलम के नाम से जानते हैं। तो हिडप्सस का युद्ध हुआ, झेलम नदी के किनारे पर युद्ध हुआ। उस समय नदी में उफान था और कई हफ्तों तक दोनों किनारों पर सेनाएं आमने सामने डटी रही। अंततः अंधेरे में उसने नदी को पार कर लिया और पोरस धोखा खा गया, चकित रह गया। काशी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12,000 सैनिक, उन दिनों में 12,000 संख्या बहुत बड़ी संख्या है, 12,000 सैनिक मारे गए
और 6000 सैनिक बंदी बना लिए गए। अब पोरस घायल अवस्था में घिर चुके थे, वो बंदी बन गए। और जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उस समय भी बड़े स्वाभिमान से कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बड़ा हैरान रह गया पोरस की ये स्वतंत्रता की भावना देखकर। सिकंदर बहुत चालाक था, उसको एक बात का भली भांति अंदाजा था कि जिसमें स्वतंत्रता की इतनी लालसा है वो उसे टिकने नहीं देगा। इसीलिए जीतने के बाद भी उसने पोरस के राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया और उसका राज्य वापस लौटा दिया। झेलम पार करके वो आगे पूर्व की ओर बढ़ गया। उसने चिनाब, जिसे यूनानियों की भाषा में अक्सनी और हाइड्रोटस यानी कि रावी को पार करते हुए कठों की राजधानी सांगल को जीत लिया। मगध को जीतने के लक्ष्य से वह व्यास तट पर अब बढ़ चला था। लेकिन आप याद कीजिए कि ये वो समय है, सिकंदर व्यास के दूसरी तरफ बैठा हुआ है। यही समय है जब चंद्रगुप्त और चाणक्य अपना ध्यान मगध से हटाकर सिकंदर की तरफ कर चुके हैं। उन्होंने आम्बिक से भी संधि ना करने के लिए कहा था, लेकिन आम्बिक माना नहीं। अब वो अपनी लड़ाई छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा करके और सिकंदर की इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ने को तैयार हैं। चाणक्य ये भली भांति जानते थे कि सिकंदर को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता। इसीलिए चाणक्य ने एक ऐसे युद्ध का सहारा लिया जिसमें उसे सीधे बड़ी क्षति ना हो। कहा तो यहां तक जाता है कि कुछ दिन चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में शामिल हुआ, उसको आंतरिक तौर पर तोड़ा। उसके सैनिक, जो भारतीय सैनिक यमनों की सेना में शामिल हो गए थे, उनको चंद्रगुप्त ने अपनी तरफ करने का प्रयास किया और बाहर से चाणक्य छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा करते रहे। आज तक समझ में नहीं आया कि इतने कारणों में से सब कारणों के चलते या किसी एक कारण के चलते सिकंदर वापस क्यों लौटा। लेकिन सिकंदर ने कभी व्यास नदी को पार नहीं किया, वो वहां से वापस लौट गया। उसके सैनिक भी अब तक काफी थक चुके थे, उनको घर की याद आने लगी थी। वो महामारी से घिर चुके थे, वो बीमारियों से घिर चुके थे। सिकंदर स्वयं भी बीमार हुआ और कुछ तो यहां तक कहते हैं कि सिकंदर को बीमार करने में महागुरु चाणक्य की एक सोची समझी चाल थी कि जिसे सीधा नहीं हराया जा सकता, उसे कुछ ऐसी औषधि दे दो जिससे वो बीमार हो जाए। अब ये तो परमात्मा ही जाने कि कौन से कारण से सिकंदर वापस लौटा, लेकिन ये सच है कि जब सिकंदर वापस लौटा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी उसको भी गंभीर थी। वापस जाते जाते सिकंदर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा था जो उसने जीत रखा था, उस पर अपना अधिकार उसने बनाए रखा और अपनी तरफ से सेलुकस को, निकेटर सेलुकस को वहां अपने प्रतिनिधि के रूप में वो छोड़ करके चला गया। ये अक्टूबर 326 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है।
कि जब यहां सेना को उसने 2 भागों में बांटा था, एक हिस्सा उसने निर्याकस के संचालन में और दूसरा हिस्सा अपने नियंत्रण में उसने रखा था, जहां आज का जो आधुनिक कराची शहर है, यहां कराची समुद्र के किनारे पर है। अगर आप पाकिस्तान में मैप में देखोगे तो यहां से समुद्र के मार्ग से, और दूसरा आजकल का जो कराची है वहां स्थल के मार्ग से उसने 2 अलग अलग रास्तों से बेबीलोन, जो आजकल का जो बगदाद है, वापस पहुंचा। सेना 2 हिस्सों में गई और बेबीलोन पहुंचने के बाद ये ऐसा प्रमाण मिलता है कि उसकी बीमारी अचानक बहुत गंभीर हो गई और मात्र 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब चाणक्य और चंद्रगुप्त, भारत पर एक जो डर बना हुआ था विदेशी का, अब वो समाप्त हो चुका था। तो अब जो दूसरा दुश्मन था वो भारत के अंदर ही बैठा था, वो था धनानंद। तो पूरा ध्यान चंद्रगुप्त का अब धनानंद की तरफ मुड़ जाता है और चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, ये तीनों एक ही आदमी के नाम है, आपको पता होगा। कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, उनकी सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से हटा देता है और पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। इससे आगे की कहानी कैसे चली, कहां पर कितने मोड़ आए, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।